जय हिंद, जय माँ भारती। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आप सभी के उत्साह और विश्वास को ध्यान में रखते हुए आपकी जो उत्साह दर्शाया है, आपने समर्थन किया है मेरा, उसको ध्यान में रखते हुए आपके लिए मैं लाया हूँ अब बी सेट राजनीति विज्ञान का। जैसे कि आप देखते आ रहे हैं, अपने जितने पेपर हैं वो सभी पेपरों का विद्यार्थियों को लाभ मिल रहा है। हमारे जो पढ़ाया है, हमारे पेपर जो आए हैं उन नोट्स में से है ना 100% विद्यार्थी को आए हैं। किसी को 80 में से 80, किसी को 100 में से 100 नंबर आए हैं और पेपर भी याद किए हैं, तो संभवतः उनको सफलता प्राप्त हुई है। 100% सफलता प्राप्त हुई है। इसी को ध्यान में रखकर मैं आज लाया हूँ आप लोगों के लिए बी सेट। अगर बी सेट का पूरा वीडियो आप देखते हैं, पूरा समझते हैं, आप लोग याद करते हैं, इस वीडियो को बार बार स्किप करके भी देखते हैं, है ना, बार बार बिना स्किप किए देखते हैं, तो आपको पूरे नंबर आने की संभावना है। तो आज का आप मेरे चैनल पर नए हों तो मुझे लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि मेरा ये वीडियो अन्य लोगों तक पहुंचता है। तो जय हिंद सभी को। तो बताना चाहूँगा मैं, प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक आपके बहुविकल्पीय आते हैं। इसमें निम्न प्रश्न आने की संभावना है। अगर ऐसा कैसा पूरा पेपर आता है तो आप लोगों के 100 नंबर कहीं नहीं गए। और मैं कह रहा हूँ कि आप इस पेपर को भी देख सकते हो तो 100% आपको सफलता प्राप्त होगी। मान लीजिए आपका राजनीति विज्ञान में आपके अच्छे से अच्छे नंबर आने की संभावना है। ए और बी सेट और मास्टर पेपर देख लेते हो आप, तो आपके 100% अंक बनने की संभावनाएं हैं। पहला प्रश्न है आपका नंबर 1, है ना, बहुविकल्पी होता है। नंबर 1, अमेरिका में आतंकवादी हमला हुआ था तो कब हुआ था? 11 सितंबर 2001। बोल्शेविक क्रांति हुई थी, कहाँ हुई थी? रूस में। डोकलाम प्रकरण 2017 में किसके बीच में होता? भारत और चीन के बीच में। वर्तमान समय में यूरोपीय संघ के सदस्यों की संख्या कितनी है? 27। बाजार स्टेलिन अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। कौन सा देश सार्क सदस्य नहीं है? तो इसमें कौन सा नहीं है? चीन नहीं है, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका है। अब बनता है आपका मुख्य रूप से रिक्तिस्थान की बात करें हम। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना था? तो 30 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र का हृदय किसे कहा जाता है? सुरक्षा परिषद को। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान देश के हिरोशिमा व नागासाकी पर अणुबम गिराए गए थे, जिनके नाम क्या थे बताना चाहूँगा मैं आपको। इनके नाम थे मुख्य रूप से, एक का नाम था लिटिल बॉय और एक का नाम था फैटमैन। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से 1918 तक हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था? 39 से, ध्यान दें आप लोग, 45 तक। वार्सा संधि कब हुई थी? 1955 में हस्ताक्षर हुए थे। ओजोन परत में छेद होने का प्रमुख कारण क्या है? ओजोन गैस की मात्रा का कम होना। अब आइए अगला क्वेश्चन आएगा आपका, एक शब्द में उत्तर दीजिए। प्रश्न आएगा, विश्व राजनीति में पर्यावरण के मुद्दे को कब जोर पकड़ा था? तो 1960 के दशक में। लिमिट्स टू ग्रोथ नामक पुस्तक किसने प्रकाशित की थी? तो लिखेंगे आप क्लब ऑफ रोम ने। चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो लिखेंगे आप सुंदरलाल बहुगुणा। वैश्वीकरण सकारात्मक प्रभाव लिखिए, तो तकनीकी ज्ञान और पूंजी का विभाजन लिख देंगे आप लोग। भारत के किन संगठनों ने बहुराष्ट्रीय निगमों के प्रवेश का विरोध किया था? तो किसान तथा औद्योगिक संस्थानों ने, किसान संगठनों और औद्योगिक संगठनों ने। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या है? भारत संघ के विलय पत्र, जिसमें कि प्रतिरक्षा, विदेशिक मामले, यातायात एवं संचार के अधिकार भारत संघ को सौंपना था। 5 देशी रियासतों के नाम लिखे, तो कोई सी 5 देशी रियासत लिख सकते हैं आप लोग। हैदराबाद, जूनागढ़, मणिपुर, कश्मीर और भोपाल। ध्यान देना आप लोग। अगला प्रश्न बनता है आपका, सत्य या असत्य? तो तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था, तो क्या होगा इसका? सत्य। तेलुगु भाषा बोली जाती है आंध्र प्रदेश में, ध्यान देना आप लोग। प्रथम तेलंगाना में और आंध्र प्रदेश में। प्रथम पंचवर्षीय योजना पर किसी पर बल दिया गया था? सत्य। वर्तमान युग में नियोजन मानव जीवन का पर्याय बन गया है, तो क्या आएगा? सत्य। भारत के विदेश नीति का आधार शांतिपूर्ण सहअस्तित्व है, तो क्या आएगा इसका? ध्यान दें आप लोग, सत्य। स्वतंत्र भारत के प्रथम श्रम मंत्री थे जगजीवन राम थे। आपातकाल में सभी मौलिक अधिकार समाप्त कर दिए गए थे, असत्य। उसमें 2 अधिकार आपके रह जाते हैं, जीवन जीने के अधिकार। ध्यान दें, अगला आपको जोड़ी मिलाएंगे हम लोग। जोड़ी इस प्रकार से आ सकती है आपकी, दीनदयाल उपाध्याय, तो क्या लिखोगे आप? एकात्म मानववाद। चारू मजुमदार, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, 7 बहनों के नाम से जाना जाता है। पूर्वोत्तर क्षेत्र, तेलुगु देशम पार्टी के संस्थापक थे NT रामाराव। बाबरी मस्जिद का विध्वंस सन 1992 में। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष JP नड्डा। ध्यान दें, अगला प्रश्न बनते हैं आपके मुख्य रूप से,
चलिए बेटा अगला क्वेश्चन बनते हैं बेटा आपके 6 से लेकर 15 तक 2 अंक के। इनको मात्र आपको 30 शब्दों में लिखना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिले। हमारा मेक उद्देश्य होता है कम से कम फीस में अधिक से अधिक बच्चों को पढ़ाना, अधिक से अधिक लाभ देना। उच्चतम व उच्च क्वालिटी की संस्थान कोशिश करता है तो अच्छी चीज़ें बच्चों को प्राप्त हो। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार की हम शिक्षा बच्चों को अच्छी देने का वादा करते हैं और देते भी हैं। डिसिप्लिन का मुख्य रूप से पालन करते हैं। प्रश्न नंबर 6 देखिए आप लोग, 2 नंबर में लिखना है आपको। सोवियत प्रणाली के कोई 2 दोष लिखिए। दोष मतलब बुराई। तो सोवियत प्रणाली के 2 दोष कौन कौन से हैं? नंबर 1, सोवियत प्रणाली में लोगों को शासन की गलतियों पर प्रकाश डालने की स्वतंत्रता नहीं थी। मतलब शासन कितनी गलतियां करे उनके बारे में आप कुछ नहीं कह सकते थे। नंबर 2, सोवियत प्रणाली में आम जनता का जीवन कठिन था जबकि दल के नेता और सरकारी कर्मचारी अच्छे स्तर का जीवन जी रहे थे। शॉक थेरेपी के 2 परिणाम लिख लिए। शॉक थेरेपी के 2 परिणाम क्या हुए? शॉक थेरेपी जो अपनाई गई थी उसका क्या नतीजा निकला, क्या परिणाम निकला? तो 2 परिणाम लिखोगे आप। नंबर 1, रूस में पूरा का पूरा राज्य नियंत्रित औद्योगिक बाजार धराशायी हो गया। मतलब वहाँ गिर गया बाजार। लगभग 90% उद्योगों को निजी हाथों व कंपनियों में ओनो पौने दामों में बेच दिया गया। इसी को ही क्या कहा गया? गेराज सेल कहा गया था। अगला दूसरा, रूसी मुद्रा रूबल के मूल्य में नाटकीय ढंग से गिरावट आई जिसके कारण लोगों की बचत में गिरावट आई। सामूहिक कृषि की व्यवस्था भी बंद हो जाने से भूखमरी बढ़ गई थी। ध्यान दें अगला प्रश्न नंबर 7 आपका आता है इस प्रकार से, किस धारणा को विश्व रक्षा कहा जाता है? तो विश्व रक्षा की धारणा सिर्फ राज्य ही नहीं, व्यक्तियों, समुदाय या कहे समूची मानवता को सुरक्षा की जरूरत होती है। इसी कारण सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा को मानवता की सुरक्षा या विश्व की रक्षा भी कहा जाता है। वैश्विक ताप वृद्धि मतलब ग्लोबल वार्मिंग क्या है? तो नाम से मालूम पड़ रहा है, वैश्विक ताप वृद्धि मतलब विश्व का गर्म होना। वायु प्रदूषण से अंतरिक्ष में के ओजोन की परत कैसी हो गई? पतली होने लगी है जिससे सूर्य की विकिरण से सभ्यता के नष्ट होने का खतरा बढ़ने लगा है। यह एक गंभीर समस्या है जिससे पृथ्वी गर्म हो रही है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जिससे नदियों में पानी बढ़ रहा है तथा अन्य प्रकार की समस्याएं जन्म ले रही है। यह है आपकी वैश्विक ताप वृद्धि। अगला प्रश्न बनेगा आपका, पृथ्वी सम्मेलन क्या है? तो लिखेंगे आप, 2 नंबर पूछा जाएगा आपसे। तो पृथ्वी सम्मेलन 1992 में ब्राज़ील शहर के रियो डी जेनेरो में संपन्न रियो सम्मेलन में 170 देशों, हजारों स्वयंसेवी संगठनों तथा विभिन्न बहुराष्ट्रीय निगमों ने हिस्सा लिया था। इसमें पर्यावरण विकास का मुद्दा पर यह केंद्रित था। पर्यावरण विकास के मुद्दे पर केंद्रित था। मूलवासी की प्रमुख मांगे क्या है? संक्षेप में समझाइए। अथवा क्वेश्चन बनता है आपका ये, तो मूलवासी की केवल 2 मांगे लिख देंगे हम। मैं आपको 4 मांगे बता रहा हूँ, 2 मांगे लिखा हो तो भी नंबर पूरे मिलेंगे आपको। तो वैश्विक स्तर पर मूलवासियों को बराबर का दर्जा मिलना चाहिए, ये उनकी मांग है। मूलवासियों की अपनी स्वतंत्र पहचान बनाए रखने वाले समुदाय के रूप में जाना जाना चाहिए। मूलवासियों के देश के विकास का भरपूर लाभ मिलना चाहिए। मूलवासियों के आर्थिक संसाधन अधिकाधिक दोहन नहीं किया जाना चाहिए। वैश्वीकरण की कोई 2 विशेषता लिखिए। प्रश्न बनेगा आपका, वैश्वीकरण की कोई 2 विशेषता। तो वैश्वीकरण के कारण ही पूरा विश्व एक बाजार या ग्राम बन जाता है। वैश्वीकरण के कारण व्यापार का तेज गति से विकास होता है तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार का निर्माण होता है। आर्थिक उदारीकरण के 2 उद्देश्य लिखिए। आर्थिक उदारीकरण के कोई 2 उद्देश्य पूछा जाएगा आपसे, तो क्या लिखोगे? आर्थिक उदारीकरण के 2 उद्देश्य। आर्थिक उदारीकरण का प्रमुख उद्देश्य सरकारी नियमों, प्रक्रियाओं को सरल बनाकर लाइसेंस पद्धति को परिसीमित कर खुले बाजार की नीतियों को बढ़ावा देना। उदारीकरण के विश्व शांति की स्थापना करना, ये दूसरा उद्देश्य। नंबर 10वां प्रश्न बनता है, नीति आयोग क्या है? नीति आयोग, बहुत बढ़िया प्रश्न लिखिए आप। नीति आयोग क्या है? तो योजना आयोग की स्थापना 1950 में की गई थी। अब इसका नाम बदलकर 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग कर दिया गया है। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? न्यूनतम सरकार के माध्यम से अधिकतम शासन। यह एक परामर्शदात्री संस्था है। इसका अध्यक्ष कौन होता है? पदेन प्रधानमंत्री होता है, जो पत्ते बैठता है वही होता है। वर्तमान में कौन है? नरेंद्र मोदी इसके अध्यक्ष हैं। इसमें उपाध्यक्ष, कार्यकारी अधिकारी, पूर्णकालिक सदस्य, सभी केंद्रीय मंत्री, विशेष आमंत्रित मंत्री, भारत के सभी 28 राज्यों के मुख्यमंत्री व 8 संघ शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल होते हैं। भले इतना न लिखे आप, 3 लाइन लिख देंगे तो भी काम चल जाएगा इसकी, 2.5 या 3 लाइन। अगला आता है, पहली पंचवर्षीय दूसरी पंचवर्षीय योजना में किन चीज़ों पर बल दिया गया था या किन चीज़ों पर जोर दिया गया था? तो प्रथम पंचवर्षीय लिख देंगे हम 1951 से 56 तक।
प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य विभाजन से उत्पन्न असंतुलन को दूर कर राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना था। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि पर विशेष ध्यान दिया गया था। इसमें 1960 करोड़ रुपए खर्च किए गए तथा 3.6 विकास दर अर्जित की। यह योजना अपने लक्ष्य में सफल रही। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 56 से 61, इस योजना का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना, तीव्र औद्योगिकरण तथा रोजगार के अवसर को बढ़ाना था। इस योजना में औद्योगिकरण पर विशेष बल दिया गया था। इसमें बात करें हम 4,672 करोड़ रुपए खर्च हुए थे और 4.2 विकास दर अर्जित की थी। यह योजना भी मुख्य रूप से सफल हुई। पर अगर आपसे 2 नंबर में पूछा जाए तो इतना लिख दोगे आप कि प्रथम पंचवर्षीय योजना 51 से 56 तक रही। इसमें कृषि पर अधिक जोर दिया गया था। दूसरी पंचवर्षीय में लिख दोगे 56 से 61 तक रही। इसमें औद्योगिकरण पर जोर दिया गया था। 2 नंबर मिलेंगे, पूरे कम नहीं होंगे आप। अगला प्रश्न पूछा जाए आपसे कभी सार्क के सदस्य देशों के नाम लिखिए, तो आपको सार्क के सदस्य देशों के नाम लिखना है। जो भारत के पड़ोसी देश है लगभग वही हैं, 1-2 देशों को छोड़कर, चीन को छोड़कर। तो बात करें हम बांग्लादेश, भूटान, भारत, श्रीलंका, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान व 8वां देश अफगानिस्तान है। प्रश्न बनेगा आपका निशस्त्रीकरण क्या अर्थ है, या पूछ सकते हैं निशस्त्रीकरण की परिभाषा लिखिए। तो निशस्त्रीकरण का अर्थ लिखेंगे हम। निशस्त्रीकरण शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, नि प्लस शस्त्रीकरण, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बिना शस्त्र के। निशस्त्रीकरण से अभिप्राय दुनिया में हथियारों की दौड़ समाप्त करने के लिए शस्त्रों को कम करना या समाप्त करना है। हेंस मार्गदर्शन के अनुसार निशस्त्रीकरण शस्त्र दौड़ समाप्त करने, सभी या कुछ विशेष प्रकार के हथियारों को कम या समाप्त करना है। ये है आपका निशस्त्रीकरण। अब अगला बनता है आपका प्रश्न पत्र बताना चाहूँगा मैं आपको। 12 क्वेश्चन बनता है आपका। देखिए, खतरनाक दशक किसे कहा जाता है? खतरनाक दशक, ध्यान दें आप, मतलब खतरनाक दशक किसे कहा गया? तो 1960 के दशक को खतरनाक दशक कहा गया। इसलिए कहा गया क्योंकि इस समय भारत चीन से 1962 में युद्ध हुआ था, जिसमें भारत हार गया था, तथा 1965 में पाकिस्तान से युद्ध हुआ था, जिसमें भारत विजयी रहा था, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था को बहुत नुकसान पहुंचा था। खाद्यान्न संकट भी रहा था। इस दशक में हमने 2 महान प्रधानमंत्रियों की मौत को देखा था। एक प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरे लाल बहादुर शास्त्री। लिख देंगे इस प्रकार। सिंडिकेट से क्या तात्पर्य है, यह पूछा जाएगा आपसे। तो सिंडिकेट कांग्रेसियों का एक अनौपचारिक संगठन था जिसमें के कामराज, एस के पाटिल, अतुल घोष, निजलिंगप्पा इत्यादि अनुभवी कांग्रेसी सम्मिलित थे। इस समूह के नेताओं का कांग्रेस संगठन पर नियंत्रण था। अगला प्रश्न, आपातकाल के समय 20 सूत्री कार्यक्रम क्या था? तो हम लिखेंगे आपातकाल 20 सूत्री कार्यक्रम गरीबी हटाओ के तहत इंदिरा गांधी सरकार द्वारा 20 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा 1975 में की गई थी। तत्पश्चात 1982, 86, 2006 में इस कार्यक्रम की पुनर्संरचना की जा चुकी है। वर्तमान में 20 सूत्री कार्यक्रम 2006 में लागू है। अगला, नौकरशाही क्या है? प्रश्न पूछा जाएगा, नौकरशाही क्या है? नौकरशाही का उस व्यवस्था को कहते हैं जिसके अंतर्गत सरकारी कार्यों का संचालन एवं निर्देशन उन व्यक्तियों के हाथ में होता है जो प्रशासन द्वारा इस कार्य के लिए नियुक्त किए जाते हैं, है ना। मतलब जो काम करते हैं उनको नौकरशाही कहा जाता है। स्वायत्तता क्या है, संक्षेप में समझाइए। स्वायत्तता का अर्थ स्वयं की सत्ता, अर्थात विकास, सदाचार, राजनीतिक और दर्शन शास्त्र में स्वायत्तता उस शक्ति को कहते हैं जिसमें किसी को अपना स्वयं पर फैसला लेने का अधिकार हो। स्वायत्तता संगठन और स्वशासी होते हैं। राष्ट्रवाद क्या है, संक्षेप में समझाइए। राष्ट्रवाद क्या है? तो राष्ट्रवाद यह विश्वास है कि लोगों का एक समूह इतिहास है, परंपरा, भाषा, जातिवाद, संस्कृति के आधार पर स्वयं को एकीकृत करना है। पिछड़ा वर्ग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो पिछड़ा वर्ग के प्रथम अध्यक्ष, है ना, काका कालेलकर थे। गठबंधन की सरकार से क्या तात्पर्य है? तो गठबंधन सरकार लिखेंगे हम मिलीजुली सरकार, ऐसे सहयोगी प्रबंध का नाम जिसमें कि विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्य सरकार के गठन या मंत्रिमंडल के निर्माण के लिए एक हो जाते हैं, उसे बोलते हैं हम गठबंधन की सरकार। अगला क्वेश्चन आता है 16 से 19 तक 3 नंबर के, जिनको आपको 75 शब्दों में लिखना है। सोवियत विघटन के कोई 3 परिणाम लिखिए। तो सोवियत विघटन के 3 परिणाम, नंबर 1 शीत युद्ध की समाप्ति, नंबर 2 शक्ति समीकरण में बदलाव, नंबर 3 नए राज्यों का जन्म। बात करें हम शीत युद्ध की समाप्ति, तो सोवियत संघ के विघटन का सबसे बड़ा परिणाम शीत युद्ध की समाप्ति के रूप में निकला।
दो महाशक्तियों के मध्य तनावपूर्ण संबंधों में क्या आई? कमी आई। विश्व में अस्त्र शस्त्र की होड़ कम हुई। पूंजीवाद व साम्यवाद की विचारधारा में क्या हुआ? टकराव कम हुआ। शक्ति समीकरण में बदलाव। अगला क्या है? शक्ति समीकरण में बदलाव। सोवियत संघ के विघटन के परिणाम स्वरूप विश्व राजनीति में मौलिक परिवर्तन हुए। शीत युद्ध के समाप्त होने के कारण द्विध्रुविता एक ध्रुविता में बदल गई। उस समय अमेरिका एकमात्र अकेली शक्ति रह गई जो विश्व की सभी मौलिक संस्थाओं में अमेरिका का वर्चस्व बढ़ने लगा था। मतलब अमेरिका की दादागिरी बढ़ने लगी थी। नए राज्यों का जन्म। सोवियत संघ के विघटन से नए राज्यों का जन्म हुआ। इन बाल्टिक पूर्व सोवियत संघ राष्ट्रों में से कुछ यूरोपीय यूनियन में शामिल होने के इच्छुक थे। इनके अलावा मध्य एशियाई गणराज्य रूस के साथ संबंध रखने के साथ साथ अमेरिकी, चीन और पश्चिम यूरोप अन्य राज्यों से सतत संपर्क रखना चाहते इच्छुक थे। अगला, सोवियत प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो सोवियत प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं या सोवियत संघ की प्रमुख विशेषताएं। तो सोवियत अर्थव्यवस्था में समानता एवं साम्यवाद को अपनाया गया था। सोवियत अर्थव्यवस्था योजनाबद्ध तथा राज्य के नियंत्रण में थी। सोवियत अर्थव्यवस्था में उत्पादन एवं वितरण के साधनों पर सरकार का नियंत्रण था। सोवियत अर्थव्यवस्था उद्योग धंधों को अधिक महत्व देती थी। अगला प्रश्न बनता है आपका, आसियान विजन 2020 की मुख्य बातें लिखिए। तो आसियान विजन 2020 आसियान के तेजी से बढ़ती हुई एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है। इसके विजन मतलब आने वाला समय की दूरदर्शिता, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आसियान की बहुमुखी भूमिका को प्रमुखता दी गई है। आसियान द्वारा अभी टकराव की जगह बातचीत को बढ़ावा देने की नीति से ही बात निकली है। इस तरकीब से आसियान ने कंबोडिया के टकराव को समाप्त किया, पूर्वी तिमोर के संकट को संभाला और पूर्वी एशियाई सहयोग बातचीत के लिए 1999 में से नियमित रूप से वार्षिक बैठक आयोजित कर रहा है। अथवा प्रश्न बनता है आपका, यूरोपीय यूनियन के अंगों का वर्णन कीजिए। तो यूरोपीय यूनियन संघ मुख्यतः यूरोप में स्थित 27 देशों का एक राजनीतिक एवं आर्थिक मंच है जिनमें आपस में प्रशासकीय साझेदारी होती है। राज्य और राष्ट्र संघ के कई राष्ट्र मिलकर लागू होती है। इस समिति को 1 नवंबर 1993 में काम करना प्रारंभ कर दिया था। इस यूनियन में वर्तमान में कुल 27 सदस्य देश हैं। यूरोपीय यूनियन गठन और संरचना। यूरोपीय यूनियन के आयोग में 17 सदस्य देश में 4 वर्ष चुने जाते हैं। नंबर दूसरा, परिषद। यूरोपीय यूनियन की परिषद में सभी देशों के सदस्य देश सम्मिलित होते हैं। यूरोपीय यूनियन संसद में 518 सदस्य होते हैं। प्रत्येक राष्ट्र सदस्य को संख्या अलग अलग होती है। सचिवालय। यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय का ब्रुसेल्स में स्थित। सचिवालय मतलब हेडक्वार्टर। न्यायालय। यूरोपीय यूनियन के न्यायालय को न्याय का न्यायालय या उपाय का न्यायालय कहते हैं। इसमें 15 न्यायाधीश और 9 वकील होते हैं। यूरोपीय यूनियन सन 2002 में साझी मुद्रा यूरो को मान्यता प्रदान की थी। अगला प्रश्न बनता है, राज्य पुनर्गठन आयोग को समझाइए। क्या था राज्य पुनर्गठन आयोग? तो लिखेंगे हम 29 दिसंबर 1953 को भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन विचार करने के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया था, जिसके अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति फजल अली को बनाया गया था। इसके सदस्य हृदयनाथ कुंजरू व के.एम. पणिकर थे। इन्होंने पूरे भारत की यात्रा की तथा 2.5 वर्ष के बाद अपनी सिफारिश 1955 में सौंपी थी, जिसमें 16 राज्य तथा 3 केंद्र शासित प्रदेशों की संतुष्टि की थी तथा राज्यों के 4 पक्षीय स्तर ABCD आबासादा को समाप्त करने का अनुरोध किया गया था। सिफारिश क्या की थी इनने? तो न्यायमूर्ति ने, है ना, फजल अली ने कहा कि भारत सरकार को उन सिफारिश को कुछ बदल के 16 जनवरी 1956 को स्वीकार कर ली थी। अगला प्रश्न बनता है आपका, भारत विभाजन के प्रमुख कारण लिखिए। तो भारत विभाजन के कारण को तीन कारणों की हमको विस्तार पूर्वक लिखना होगा। देखो, पहला कारण मुस्लिमों में सांप्रदायिकता की भावना। नंबर 2, अंग्रेज द्वारा मुस्लिमों को बढ़ावा देना। मुस्लिम लीग के प्रति कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति। अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के सदस्यों को शामिल किया जाना। ध्यान दो, पहला प्रश्न, मुस्लिमों में सांप्रदायिकता की भावना। अनेक वर्षों से हिंदू मुसलमान दोनों एक साथ भारत में रहते चले आ रहे थे, पर मुसलमानों ने हिंदुओं के प्रति कभी अपनी अच्छी भावना नहीं रखी। इसका मुख्य कारण था मुस्लिम द्वारा अंग्रेजी व भाषा व पश्चिमी विचारों को अपनों से दूर रखना। उनकी इसी कट्टर धार्मिक भावना ने भारत विभाजन को जन्म दिया। अंग्रेजों द्वारा मुस्लिमों को बढ़ावा देना।
अंग्रेज द्वारा हमेशा मुस्लिमों को बढ़ावा दिया गया था। उनको हमेशा ऐसा बताना कि हम और तुम तो एक श्रेष्ठ जाति के हैं और हिंदुओं पर शासन करने के लिए हमारा जन्म हुआ है। साथ ही अंग्रेज सरकार 1870 से ही मुसलमानों को संरक्षण देती चली आ रही थी। 1909 में सांप्रदायिक निर्वाचन का उन्हें इनाम दे दिया, जिसके कारण उन्हें बढ़ावा मिला। जब मोहम्मद जिन्ना ने द्विराष्ट्र सिद्धांत पेश किया तो उसका समर्थन अंग्रेजों ने किया। यह भी विभाजन का कारण बना। अगला तीसरा देखिए आप, तीसरा पॉइंट, मुस्लिम लीग के प्रति कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति। तो कांग्रेस ने अनेक बार मुस्लिम लीग की बातों को माना। जिस प्रकार एक बच्चा रोता है और हम उसकी हर बात को मान लेते हैं, ठीक उसी प्रकार कांग्रेस मुस्लिम लीग की हर बातों को मानती चली आ रही थी। अंत में एक दिन उसने भारत विभाजन की बात रख दी। इसका मुख्य कारण रही कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति रही है। अगला, एकात्म मानववाद दर्शन क्या है? तो एकात्म मानव दर्शन एक ऐसी धारणा है जो सर्पिलाकार है, मंडलाकृत द्वारा स्पष्ट की जा सकती है। ध्यान दें, जिसके केंद्र में व्यक्ति और व्यक्ति से जुड़ा हुआ एक घेरा परिवार से जुड़ा एक घेरा समाज, जाति, फिर राष्ट्र और फिर विश्व, अनंत ब्रह्मांड अपने में से एक दूसरे से तीसरे का विकास होता है। सभी एक दूसरे जुड़कर अपना अस्तित्व साधते हुए एक दूसरे के पूरक एवं स्वाभाविक सहयोगी हैं। इनमें कोई संघर्ष नहीं है। एकात्म मानववाद जीवन का संपूर्ण सृष्टि के एकमात्र संबंध दर्शन है। इसका पूर्ण वैज्ञानिक विवेचन पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने किया था। एकात्म मानववाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मार्गदर्शक सदर्शन है। यह दर्शन पंडित दीनदयाल उपाध्याय द्वारा 22 से 25 अप्रैल 1965 को मुंबई में दिए गए 4 व्याख्यानों के रूप में प्रस्तुत किया गया था। अगला प्रश्न बनता है, पूछा जा सकता है आपसे कि 42वां संविधान संशोधन क्या है, समझाइए। तो हम लिखेंगे, आपातकाल की अवधि में 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ। इसे स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर लागू किया गया था। इसके द्वारा व्यापक पैमाने संशोधन किए गए। पहले बात की गई इसमें कि प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य के स्थान पर प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए। नंबर 2, लोकसभा राज्य की विधानसभाओं का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़कर 6 वर्ष कर दिया गया। नंबर 3, नीति निर्देश सिद्धांतों को मूल अधिकारों पर सर्वोच्चता दी गई। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद उसके प्रमुख प्रधानमंत्री सलाह पर कार्य करेंगे, ऐसा कहा गया। संसद की सर्वोच्चता स्थापित की गई। 42वें संशोधन द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य वाला एक नया अध्याय जोड़ा गया, जो 42वां संशोधन भी कहा जाता है। तात्कालिक शासक वर्ग द्वारा इनके जो कारण बताए गए थे, परंतु इसका संशोधन मूल उद्देश्य कार्यपालिका व प्रधानमंत्री की शक्ति में वृद्धि करना था। हाँ देखिए बेटा, आप लोग 20 से 23 प्रश्न है ना, 4 नंबर के होते हैं, 120 शब्दों में लिखना होता है। ये निबंधात्मक प्रश्न होते हैं, है ना, इनको थोड़ा बड़ा लिखना होता है, 4 नंबर प्राप्त होते हैं। ठीक है बेटा, आप सभी लोग ध्यान दें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए व अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाइए ताकि सभी को इसका फ़ायदा मिल सके। साथ ही जल्दी मैं आप लोगों के लिए गृह विज्ञान भूगोल के भी सेट लेकर आने वाला हूँ, ए और बी सेट। विस्तृत अध्ययन के लिए मेरी प्लेलिस्ट में जाइए आप लोग, वहाँ पर सभी प्रकार के टॉपिक के वीडियो पड़े हैं, उनको भी आप लोग देख सकते हैं। अगर 2023 का पूरा मटेरियल चाहिए पेपर समय, तो 2023 का प्ले लिस्ट बना हुआ है, उसमें जाकर इन सब मटेरियल को प्राप्त कर सकते हैं आप लोग। मेरी ऑनलाइन क्लास भी चल रही है। ऑनलाइन क्लास शाम को डेली रात को 8 बजे मैं आपको पढ़ाने और समझाने के लिए आता हूँ, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं 20 से 23 प्रश्न 4 अंक के। पहला प्रश्न बनता है इसमें, भारत बांग्लादेश के बीच सहयोग और असहयोग मसले के बारे में लिखिए। मतलब ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जिसमें कि हम सहयोग कर रहे हैं और कौन सी बातें हैं जिनमें दोनों देशों में असहयोग की बातें हो रही हैं। बात करते हैं हम लोग भारत बांग्लादेश के बीच सहयोग के 2 मसले। तो भारत और बांग्लादेश के बीच दिसंबर 96 में फरक्का गंगा जल बंटवारे पर ऐतिहासिक समझौता किया गया, जिसे 30 वर्षीय समझौते के नाम से जाना जाता है। विश्व पटल पर आतंकवाद गंभीर चुनौती के रूप में तेजी से उभरा है। भारत तथा बांग्लादेश आतंकवाद के मुद्दे पर सदैव एक मत रहे हैं। भारत तथा बांग्लादेश के बीच जो असहमति है वो इन मुद्दों पे, नंबर 1, चकमा शरणार्थी का लगातार प्रवेश। बांग्लादेश के हिंदू बिहारी मुसलमान अपनी सुरक्षा की गुहार लगाते हुए अवैध रूप से भारत के सीमावर्ती राज्यों में घुसपैठ कर जाते हैं, जिससे दोनों देशों के संबंधों में क्या तनाव व्याप्त है ना। हमारी खुली बाउंड्री इसलिए घुसी आती है हमारे देश में। भारत विरोधी गतिविधियाँ, दूसरा पॉइंट, बांग्लादेश में होने वाली भारत विरोधी गतिविधियाँ, जिसे बांग्लादेश का मौन रहना।
मोहरी व नौमीर द्वीप विवाद, भारत बांग्लादेश के मध्य मोहरी नदी विवाद ने भी परस्पर दोनों राष्ट्रों के संबंधों में खटास पैदा की है। नौमीर द्वीप भी विवाद भारत बांग्लादेश के बीच तनाव का सब कारण रहा है। भारत पाक संबंधों के विषय में चर्चा कीजिए। तो भारत पाक संबंध आज़ादी के बाद से लेकर आज तक भारत पाक संबंध तनावपूर्ण रहे हैं। 1960 में विश्व बैंक की सहायता से दोनों देशों के बीच सिंधु जल समझौता हस्ताक्षर किया था। यह संधि समझौता भारत पाक के अनेक सैन्य संघर्षों के बाद भी क्या है, विद्यमान है, अभी तक है। भारत पाक के नेतृत्व कर समय समय पर दोनों देशों में विद्यमान समस्याओं के समाधान हेतु विभिन्न सम्मेलन के दौरान भेंट वार्ताएं करते हैं। हालांकि 1999 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने पाकिस्तान की बस से यात्रा की थी तथा शांति के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। इसके बावजूद जुलाई 1999 में दोनों ही देशों के मध्य कारगिल मुठभेड़ हुई थी, जिसे पाकिस्तान ने मुंह की खाई थी। तनावपूर्ण संबंधों के बावजूद 2012 में भारत ने पेट्रोलियम पदार्थ की आपूर्ति हेतु वाघा सीमा तक पाइपलाइन पर अपनी सहमति दी थी। लेकिन नवंबर 2012 में मुंबई आतंकवादी हमले ने आतंकी अजमल कसाब को फांसी दिए जाने के बाद दोनों देशों के मध्य वाक युद्ध फिर प्रारंभ हो चुका है। जनवरी 2016 में दोनों देशों के द्विपक्षीय समझौते के अंतर्गत अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान भी किया है। अगला प्रश्न बनता है, संयुक्त राष्ट्र संघ के लक्ष्यों उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध से बचाने के लिए 24 अक्टूबर 1942 को 50 राष्ट्रों ने मिलकर संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर किए थे। इस संगठन को ही संयुक्त राष्ट्र कहा गया। 30 अक्टूबर 1945 ईस्वी को भारत संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना। सदस्य लक्ष्य एवं व उद्देश्य, क्या लक्ष्य क्या उद्देश्य, ध्यान दें आप। तो विश्व के तीसरे विश्व युद्ध से बचाने के लिए संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई। मानव अधिकारों की रक्षा एवं कमजोरों एवं महिलाओं को मजबूत बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई। विश्व में सामाजिक व आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई। संयुक्त राष्ट्र में सभी देश संप्रभु होंगे। संयुक्त राष्ट्र किसी भी सदस्य राष्ट्रों के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। विश्व में हो विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से हल करने के लिए संयुक्त राष्ट्र प्रयास करेगा। विश्व में सामाजिक व आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र प्रयास करेगा। ध्यान दें। अगला प्रश्न बनता है आपका, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा का वर्णन कीजिए। महासभा के बारे में पूछा गया तो लिखते हैं, संयुक्त राष्ट्र की महासभा को विचारात्मक इकाई, विश्व की लघु संसद, विश्व की पंचायत आदि नामों के जाना जाता है। इससे प्रत्येक सदस्य देशों को अपने 5 प्रतिनिधि सदस्य भेजते हैं, पर उनका मत एक मत माना जाता है। प्रत्येक सितंबर माह में इसकी वार्षिक बैठक होती है। इसका एक अध्यक्ष होता है जो छोटे देशों से बनाया जाता है। वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी है, 193 है। महासभा को विश्व की लघु पंचायत भी कहा जाता है। बताऊँ मैं आपको महासभा के कार्य क्या है। तो महासभा के अंतर्गत विवादित मामलों पर विचार विमर्श कर उन पर सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया जाता है। साथ ही महासभा संयुक्त राष्ट्र का वार्षिक बजट प्रस्तुत करती है। किसी भी नए देश को सदस्य बनाने के लिए यह अपना निर्णय भी सुनाती है। बात करते भारत द्वारा गुट निरपेक्षता की नीति अपनाए जाने के कारणों की समीक्षा कीजिए। मतलब भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति को क्यों अपनाया। इसके बहुत सारे कारण, लेकिन हम कोई 4 कारण या 5 कारण लिख देंगे तो काम चल जाएगा, पूरा नंबर मिलेंगे आपको। नंबर 1, विश्व शांति की भावना, दोनों गुटों से आर्थिक सहयोग प्राप्त करने की इच्छा, स्वतंत्र निष्पक्ष नीति की भावना, अपनी विशिष्ट पहचान बनाए रखने की इच्छा, एशियाई व अफ्रीकी देशों को नेतृत्व करने की इच्छा, राष्ट्रीय हित। ध्यान दें, विश्व शांति की भावना, इसको लिखेंगे हम। जिस समय भारत आज़ाद हुआ था उस समय विश्व 2 खेमों में बटा हुआ था। तो उन दोनों गुटों के मध्य शीत युद्ध चल रहा था। भारत यह नहीं चाहता था कि कोई तीसरा विश्व युद्ध हो, इसलिए उसने गुट निरपेक्षता की नीति का अनुसरण किया। दोनों गुटों से आर्थिक सहयोग प्राप्त करने की इच्छा, भारत उस समय नया नया आज़ाद हुआ था, वो बहुत पिछड़ा हुआ था, है ना, वह बहुत पिछड़ा हुआ था तथा आर्थिक सहयोग दोनों से आर्थिक चाहता था। वह दोनों गुटों से आर्थिक सहयोग लेना चाहता था। यह तभी संभव था जब वह दोनों गुटों से अच्छे संबंध रखेगा। इस कारण भारत ने असंलग्नता की नीति अपनाई। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष नीति की भावना, भारत उस समय नया नया आज़ाद हुआ था। वह नहीं चाहता था कि किसी का बंधक बने या किसी का पीछे लागू बने, मतलब चमचा बने। उसे अपनी स्वतंत्रता अधिक पसंद थी। इस कारण उसने गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाया। अपनी विशिष्ट पहचान बनाए रखने की इच्छा, भारत कई वर्षों की गुलामी के बाद आज़ाद हुआ था। वह अपनी विश्व में अलग पहचान बनाए रखना चाहता था, इसलिए उसने गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाया था। एशियाई अफ्रीकी देशों
के नेतृत्व करने की इच्छा। एशियाई प्रदेशों में उस समय अनेक जगह उपनिवेशवाद व साम्राज्यवाद कायम था। भारत इन देशों को इनसे मुक्ति दिलाना चाहता था, जिससे कि भारत इन देशों का नेतृत्व कर सके। साथ ही भारत इस नीति को अपनाकर वह विश्व के सभी देशों से अच्छे संबंध रख सकता था। बिना किसी बाधा के वह अपना पुनर्निर्माण कर सकता था। अब नहीं देखो अथवा ध्यान दीजिए, अब अथवा भी आ सकता है इस प्रकार का। भारत की परमाणु नीति समझाइए, संक्षिप्त नोट लिखिए। मैं बोल रहा हूँ कि आप इस पूरे पेपर को देखते हैं तो भी आपके अच्छे नंबर आने की बहुत ज़्यादा गुंजाइश है। टॉपर की स्थिति में पहुँच जाएंगे आप। एक पेपर भी पूरा देखते हैं आप तो ए और बी सेट देखते हैं मेरा पूरा। इसके अलावा आप मास्टर पेपर देखते हैं, प्रश्न बैंक समझते हैं तो आपके 100 में से 100 पूरे अंक आएंगे। एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं आपका। पुनः बोल रहा हूँ मैं, ध्यान दें आप। भारत की परमाणु नीति, नेहरू की औद्योगिकरण की नीति का महत्वपूर्ण घटक परमाणु कार्यक्रम था। इसकी शुरुआत 1940 के दशक में अंतिम सालों में होमी जहांगीर भाभा के निर्देशन में हो चुकी थी। भारत शांतिपूर्ण उद्देश्य से इस्तेमाल के लिए अणु ऊर्जा बनाना चाहता था। नेहरू परमाणु हथियारों के खिलाफ था। उन्होंने महाशक्तियों पर व्यापक परमाणु शस्त्रीकरण पर जोर दिया। परमाणु आयुध में बढ़ोतरी होती रही। साम्यवादी शासन वाली चीन ने 1964 के अक्टूबर में परमाणु परीक्षण किए। अणुशक्ति संपन्न बिरादरी यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन ने जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के इस सदस्य भी हैं। परमाणु अप्रसार संधि जिसको बोलते हैं एनपीटी, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी 1968 में हुई थी, तथा व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि जिसको बोलते हैं सीटीबीटी, कंप्रेसिव टेस्ट ब्रेन ट्रीटी कब हुई थी? 1996 में। सीटीबीटी 1968 की परमाणु प्रसार संधि को भारत ने हमेशा भेदभावपूर्ण माना है। भारत ने इस पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया। भारत ने 1974 में मई में परमाणु परीक्षण किया। तेज गति से आधुनिक भारत के निर्माण के लिए नेहरू ने हमेशा विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर अपना विश्वास जताया था। भारत ने जब पहला परमाणु परीक्षण किया तो उसे शांतिपूर्ण परीक्षण करार दिया। भारत का कहना था कि वह अणुशक्ति को सिर्फ शांतिपूर्ण उद्देश्य में इस्तेमाल करने की नीति पर दृढ़ संकल्प है। 1998 में भारत मई 19 परीक्षण किए और यह जताया कि उसके पास सैन्य उद्देश्य के लिए अणुशक्ति को इस्तेमाल करने की क्षमता है। अंतिम प्रश्न देखिए आप, राष्ट्रीय अखंडता विकास के लिए क्यों आवश्यक है समझाइए। तो भारत एक संघ राज्य है। अनेक प्रदेशों विश्व निवास करने वाले भिन्न भिन्न रूप, रंग, आचार विचार, भाषा और धर्म के लोग यहाँ निवास करते हैं। इन सभी की स्थानीय संस्कृतियाँ हैं। इस सब ने मिलकर भारतीय संस्कृति का विकास हुआ है। अनेकता में एकता भारत की विशेषता है। यही हमारे राष्ट्र का आधार है। राष्ट्रीय अखंडता बात करें हम, ध्यान दें आप, राष्ट्रीय अखंडता बात करें हम। राष्ट्रीय अखंडता का अर्थ होता है देश की सीमा सुरक्षित होना, देश को बांटने वाली विदेशी आक्रमण या षड्यंत्र को विफल बनाना, आंतरिक एकजुटता बनाए रखना, यही राष्ट्रीय अखंडता की भावना है। हमको हर कीमत पर राष्ट्र की अखंडता को बनाए रखना चाहिए। आज हमारे सामने सुरक्षा की गंभीर चुनौतियां भीतर और बाहर दोनों हैं। भीतर से प्रादेशिक सक्रियता, धार्मिक असहिष्णुता, नक्सलवाद, आतंकवाद, जाति संकोच आदि स्वार्थपूर्ण राजनीति देश को तोड़ने का प्रयास कर रही है। राष्ट्रीय एकता, अखंडता एवं सार्वभौमिक बनाए रखने को परम आवश्यक है। यही भावना है कि जिसके कारण राष्ट्र के नागरिक राष्ट्र के सम्मान, गौरव और हितों का चिंतन करते हैं। राष्ट्र की आंतरिक शांति व्यवस्था और बाहरी सुरक्षा की व विकास की दृष्टि से राष्ट्रीय एकता आज बहुत आवश्यक है। क्षेत्रीय आंदोलन देश के विकास में बाधक है समझाइए। देखिए अंतिम प्रश्न अथवा का ध्यान दें आप। तो क्षेत्रीय आंदोलन देश के विकास के लिए निम्न कारण से बाधक है। क्षेत्रीय आंदोलन किसी भी देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। क्षेत्रवाद की मानसिकता केवल अपने क्षेत्र तक ही सीमित रहती है। वह अन्य राज्यों से अधिकतर अधिकार मांगते हैं तथा आंदोलन करते हैं। नंबर 4, कभी कभी यह आंदोलन हिंसक रूप ग्रहण कर लेते हैं और जन धन को हानि भारी होती है। यह आर्थिक विकास में इसलिए बाधक बनते हैं क्योंकि इनके चलते लोग आमतौर पर अपने क्षेत्र के आर्थिक विकास की ही बात करते हैं, वो अन्य क्षेत्रों व देश की विकास की उपेक्षा करते हैं। ध्यान दीजिए आप लोग, प्रश्न पत्र खत्म हुआ आपका। ये 20 सेट पूरा देखते हैं आप, बार बार देखते हैं तो मैं कह रहा हूँ 100% आपको सफलता प्राप्त होगी। आप मेरे ए और बी और मास्टर पेपर को पूरा याद करते हैं
तो 100 में से 100 अंक आपके कोई नहीं रोक सकता। जल्दी ही मैं गृह विज्ञान और भूगोल के वीडियो लेके आऊँगा। आप इस मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझे लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। जय हिंद, जय माँ भारती। जल्द ही आपके सामने एक नया वीडियो लेकर प्रस्तुत होऊंगा।